नमस्कार मित्रों, कोचिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं एक वीडियो लेकर के आया था आपके लिए आर्थिक समीक्षा का। पिछले वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा स्नेह दिया। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमें काम करने की एक नई ऊर्जा देता है, एक नई ताकत देता है कि हम और नए रूप से और ज़्यादा समग्र रूप से आपके लिए वीडियो बना करके लेके आए। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि मैं आपके लिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 की पूरी श्रृंखला लेकर के आने वाला हूँ। तो आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अपने पास एक डायरी और एक पेन ज़रूर रखें। आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। अब शॉर्ट नोट्स इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आप उनका मैक्सिमम टाइम बहुत ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए यह सर्वे बहुत यूज़फुल रहने वाला है। जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश की टर्म भी इसमें साथ साथ में इस्तेमाल की है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में हम आज अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई आर्थिक समीक्षा है। आर्थिक समीक्षा 2021-22। साल कौन सा है? वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा है ये, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इस आर्थिक समीक्षा को जारी कौन करता है, कौन सा विभाग इसे जारी करता है। तो आइए देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22, इसे जारी करने वाले विभाग का नाम है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, ये इसको जारी करता है। स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, राजस्थान, जयपुर, इसे जारी करने का काम इसका होता है। इसके बाद आगे देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ फ्रंट पेजेस में आपको व्यू करवाता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहले आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश देख रहे हैं कि उनका राज्य के जनता को आर्थिक समीक्षा के माध्यम से क्या संदेश है। आइए देखते हैं। संदेश में कहा है कि राजस्थान सरकार ने राज्य में कोविड-19 से उपजी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य की आर्थिक वृद्धि एवं समग्र विकास को सुनिश्चित करने के अथक प्रयास एवं रणनीतिक पहल की है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से राज्य के आर्थिक कल्याण को बनाए रखने और कमजोर वर्गों तक पहुंचने का एक सशक्त प्रयास किया है। राज्य में सुशासन हेतु 3 मूल सिद्धांत संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता मार्गदर्शक शक्ति रही है एवं राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में सहायक रही है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 राज्य के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की प्रगति और प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में सम्मिलित रहे सभी व्यक्तियों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन उन सभी पाठकों के लिए उपयोगी होगा जो राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विश्लेषण में रुचि रखते हैं। आपको अधिकतर बातें माननीय मुख्यमंत्री के संदेश में पता चल गई होगी कि किस तरह से इनका विज़न है, क्या 3 मूल सिद्धांत है और किस तरह से सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है, उसका जो है हमारे सामने विस्तृत अवलोकन है, आर्थिक समीक्षा लेकर के आती है। अपने पास जो अब पढ़ने के लिए पहला चैप्टर है, पहले हम बढ़ते हैं। देखिए, ये सांख्यिकी विभाग के राजस्थान सरकार के मंत्री है, उनका संदेश है, माननीय गोविंद राम जी मेघवाल। इनके बाद राज्य मंत्री है सांख्यिकी विभाग के राजस्थान सरकार के, अशोक जी चांदना, इनका संदेश है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 2 शब्द आए आपके, एक मंत्री और एक राज्य मंत्री। उनके बारे में हल्की सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि एक शब्द होता है मंत्री परिषद। हल्की सी जानकारी दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इस मंत्री परिषद के दायरे में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य मंत्री होता है, और तीसरा उपमंत्री होता है। इनके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी होती है जिन्हें संसदीय सचिव भी कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, केवल उन्हें ही मंत्रिमंडल की संज्ञा दी गई है। और अभी हमने
वीडियो में जो संदेश देखा था उनमें गोविंद राम जी थे, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं, और जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के राज्य मंत्री थे वो अशोक चांदना थे। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए था। उनके बाद राज्य के मुख्य सचिव, उनका संदेश है। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मुख्य सचिव कौन है, उषा जी शर्मा हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये राज्य के दूसरी महिला मुख्य सचिव है, राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, ये आपके लिए टास्क है, आप पता कीजिएगा कि कौन थे पहले राज्य के पहले महिला मुख्य सचिव। आगे देखिए, नवीन जैन शासन सचिव सांख्यिकी विभाग, उनका संदेश। और आगे अब हमारा यहाँ से पहला चैप्टर शुरू होता है कि पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, किस किस प्रकार की बातें करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के लिए ये उपयोगी है। और हिंदी माध्यम वालों, आपको इतनी इंग्लिश तो आपको भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत अंग्रेजी के शब्द है जो आपको भी पता होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22, उसका अध्याय पहले अध्याय का नाम है वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। यानी कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं जितना भी डाटा है, जितने भी आंकड़े हैं राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित पिछले एक वित्तीय वर्ष के, उन सारे डेटाओं को पढ़ने वाले हैं। क्या क्या डेटा होंगे कि राज्य की वृद्धि दर कितनी रही पिछले वर्ष के मुकाबले, इस वर्ष राज्य की स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना रहा, प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, पर कैपिटा इनकम कितनी रही। इस तरह के जितने भी व्यूज़ है, जितने भी है, हम उसको पढ़ने वाले। पहले भाग में हम इसके आर्थिक विकास के मूल सूचक पढ़ेंगे, की इंडिकेटर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है, कौन कौन से संकेतक है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताते हैं, उसको उनका प्रदर्शन करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपके पास अपनी नोटबुक और अपनी पेन डायरी अपने पास लेके बैठिए। जितने भी डाटा है आप इनको लिखते जाइएगा। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, जितनी बारंबार पढ़ेंगे, उतने ही आपके लिए ये फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी परीक्षाओं में आपको सीधा सीधा वहीं से मिलेगा। प्रश्न दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, या प्रति व्यक्ति आय राज्य की क्या है। तो आने वाले प्रत्येक शब्दावली को हम लोग अध्ययन करेंगे, किस तरह से उनमें डाटा है उनका अध्ययन करेंगे, पिछले वर्ष के साथ तुलनात्मक रूप से भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है अर्थव्यवस्था का आकार, कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो उसमें हम देखते हैं कि प्रचलित कीमतों पर अर्थव्यवस्था का आकार, एट करंट प्राइसेस, प्रचलित कीमतों को इंग्लिश में बोलते हैं एट करंट प्राइसेस। यानी कि 2021-22 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना रहा। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार रहा 11,96,137 करोड़ रुपए। ये राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, उसको प्रदर्शित करता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत का भी कितना रहा, 232.15 लाख करोड़। इतना रुपया, इतने रुपयों के, इतने मूल्यों का उत्पादन है जो पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में मूल्यों और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। तो आपको ये सिर्फ डाटा याद रखने हैं। आपकी परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है 11.46, इस तरह से भी आ सकता है। दूसरा है प्रचलित कीमतों पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर, ग्रोथ रेट क्या रही एट करंट प्राइसेस पे, आपकी जो है इकोनॉमिक कितनी प्रतिशत बढ़ी, कितनी उसमें वृद्धि हुई, उसमें देखते हैं। जो भारत की है वो 17.06% है, और राजस्थान की है जो 18.04% है। अब आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि दर है, 18 यानी कि पिछले साल यदि मान लीजिएगा उदाहरण के रूप में कि 100 रुपये हमारे जीडीपी थी, तो इस साल 118 रुपये जीडीपी है। ये तो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा इसलिए है कि पिछले 2 वित्तीय वर्ष लगातार बैक टू बैक कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा रहा, राज्य की अर्थव्यवस्था में एक मंदी चल रही थी। अब राज्य और देश उन सब चीज़ों से बाहर आ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, इसलिए एक बूस्टअप मिल रहा है। इस वजह से ये वृद्धि दर है जो ज़्यादा है।
अब स्थिर कीमतों पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर क्या रही? तो राजस्थान की 11.04% रही और भारत की 9.2% रही। सीधे सीधे परीक्षाओं में सवाल आने वाले हैं कि राज्य की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर निम्नलिखित में से आर्थिक वृद्धि दर का कौन सा बिंदु सही है? आपको सही करके आना है 18.04%। यदि सवाल हो कि स्थिर कीमतों पर क्या रही, तो स्थिर कीमतों पर 2011-12 स्थिर कीमतें हैं, आधार वर्ष है, उसके आधार पर राज्य की जो वृद्धि दर है वो 11.04% रही है। सवाल भारत का आ जाए, आपको 9.2% कर करके आना है। स्थिर कीमतें इसलिए ली गई है कि आपकी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में वास्तविक वृद्धि दर क्या रही, उसके इस पैमाने के तुलनात्मक रूप से इस साल क्या रही, यानी कि 2011-12 को यदि हम आधार वर्ष माने तो उस आधार पर 2021-22 में जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी वो 11.04% रही है। तो ये डाटा, ये आंकड़े शॉर्ट में आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ये जो ये आंकड़े हैं राजस्थान के, आपको 100% याद रहने चाहिए। और आप तुलनात्मक रूप से भारत के साथ करना चाहें तो भारत के फिगर्स, भारत की अर्थव्यवस्था के डाटा भी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। ये बहुत अच्छी स्लाइड है। इसमें मैं आपको बताऊं कि सेक्टरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसवीए, क्षेत्रवार योगदान कितना है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? पहला होता है जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इस प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। दूसरा जो क्षेत्र होता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें उद्योग शामिल होता है। और तीसरा होता है जिसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें सेवाएं शामिल होती है। ये देखिए, मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया कि कौन कौन सी होती है। प्राइमरी सेक्टर में कृषि होती है। बेसिकली मुख्य रूप से कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब कृषि के 4 उप क्षेत्र हैं: फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग है, कौन सा उपक्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। तो आपको इन चारों के नाम बहुत अच्छे से याद रख लेने होंगे। दोबारा से देख लीजिएगा: फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य। अब आपको जो ये डाटा दिख रहे हैं, ये डाटा बहुत अच्छे से याद करने हैं आपको। प्रचलित कीमतों पर, यानी कि जो हमारी 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा है, उस आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 30.23% है। ये पिछले साल के मुकाबले से बढ़े हैं। क्यों? कोविड की वजह से लोग गाँव में गए, खेती थोड़ा सा फ़ायदे का सौदा हुआ, इसलिए जो कृषि है उसके आधार पे उसका अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ गया है। अब हम अगले अध्याय में, पूरा का पूरा अध्याय आपका कृषि पर लेकर के आऊँगा, जिसमें कृषि में किस किस प्रकार का प्रोडक्शन हुआ, क्या क्या ग्रोथ रेट रही, कृषि सेक्टर में कौन कौन सी योजनाएं चली, उसके लिए हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं। दूसरा जो क्षेत्र है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है, उसे उद्योग सेक्टर भी कहा जाता है, इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। उसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल है? तो उसमें खनन शामिल है, माइनिंग, निर्माण क्षेत्र शामिल है, विनिर्माण क्षेत्र शामिल है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति की जो सप्लाई है वो शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की सप्लाई है, वो आपके द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। और इसकी 2021-22 के आधार पर कितने योगदान है? तो वो है आपका 24.67%। ये इसका योगदान है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्षेत्र की ओर। उसका नाम है सेवाएं, सर्विस सेक्टर, या इसे कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्तीय, स्थावर संपदा, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं, जैसे रोडवेज है, मैं आपको यहाँ से क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये इस सेक्टर में शामिल है, ये तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। इसका कितना प्रतिशत योगदान है? इसका 2021-22 में 45.10% योगदान है। राज्य की जो इकोनॉमी है, जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है, सकल राज्य मूल्य वर्धन है, उसमें इस प्रकार का इनका योगदान है। आपको ये डाटा बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। साथ ही साथ आप एक बार स्थिर कीमतों पर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो प्राइमरी सेक्टर का स्थिर कीमतों पर जो योगदान है वो
28.85% है, 28.85%। सेकेंडरी सेक्टर का 26.34% और सेवा क्षेत्र का 44.81% इसमें योगदान है। तो ये डाटा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनका बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ये डाटा आपको सीधे सीधे सवाल प्रश्नों में परीक्षा में पूछने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय बहुत छोटा सा टॉपिक है कि पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति की आय कितनी है। तो इसको दो आधार पर निकाला जाता है, प्रचलित कीमतों पर, यानी कि अगर हम राज्य की देखें इस बार प्रचलित कीमतों पर, यानी कि 2021 और 22 के आधार पर प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी, 1,35,218 रुपये। बहुत अच्छा से इस फिगर को याद कर लीजिएगा, 1,35,218 रुपये ये प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमतों पर एट करंट प्राइसेस पर। राज्य की हम कांस्टेंट प्राइसेस पर या ध्यान करें, अगर स्थिर मूल्य पर ध्यान करें कि 2011-12 के आधार पर प्रति व्यक्ति की आय क्या है, तो वो फिगर निकल करके आता है आपका 81,231 रुपये, 81,231 रुपये। ये आपको दोनों चीज़ें, दोनों डाटा याद रखना है। पर कैपिटा इनकम इतनी इतनी। अब पर कैपिटा इनकम निकाली कैसे जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है। NSDP नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। देखिए प्रति व्यक्ति आय जितनी भी NSDP है राज्य की, NSDP कैसे निकालते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें यदि हम मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम है जो निकल करके आएगी। आपको ये दोनों डाटा बहुत अच्छे से याद रखने हैं, सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले। प्रश्न ऐसे आएगा कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य की निम्न में से कौन सी प्रति व्यक्ति आय के बिंदु को सही इंगित करता है या सही बताता है। तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर स्थिर कीमतों पर पूछे तो आपका उत्तर ये होगा और प्रचलित कीमतों पर पूछें तो आपका उत्तर ये होगा। कई बार उत्तर हमें पता होता है और प्रश्न को पढ़ने में हम जल्दबाजी करते हैं या इस तरह से उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि वो सही ढंग से समझ नहीं आया और उत्तर देखते ही हमें लगता है कि हाँ ये है, लेकिन घर आकर जब की से मिलाते हैं तो आपका वो प्रश्न गलत हो जाता है। इस तरह की गलतियां हमें एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर से बता देता हूं कि राज्य की प्रचलित कीमतों पर पूछें तो 1,35,218 रुपये पर कैपिटा इनकम है और स्थिर कीमतों पर पूछे तो 81,231 रुपये पर कैपिटा इनकम आपकी है। आगे बढ़ते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन, ये भी एक फिगर करके निकल करके आता है कि इस वित्तीय वर्ष में कुल कितना खाद्यान्न फूड ग्रेन है जो प्रोडक्शन हुआ है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2021-22 में जो फूड ग्रेन हुआ है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 225.20 लाख मैट्रिक टन। ये फिगर आपको याद रखना है, कितना है 225.20 लाख मैट्रिक टन। इसमें से देखिए फसलें दो प्रकार की होती है, खरीफ और रबी की। तो खरीफ का जो योगदान है वो 84.90 लाख मैट्रिक टन है और रबी का जो योगदान है 140.30 लाख मैट्रिक टन। आपको पता ही है कि खरीफ की फसल हम कब बोते हैं, जब मानसून आता है तब बोते हैं। जून जुलाई के आसपास खरीफ की फसल बोई जाती है और अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास उसको काट ली जाती है उसे, है ना। उसके बाद रबी की फसल, वो फसल काटने के बाद जो सर्दियों में हम बोते हैं, मार्च अप्रैल में जो फसल काट लेते हैं वो रबी की फसल। जैसे इसमें गेहूँ है, इसकी प्रमुख फसल है। खरीफ की फसल में बाजरा राज्य की प्रमुख फसल है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कृषि वाला, तो उसमें पूरा का पूरा बताऊंगा कि बाजरा कहाँ उत्पादन होता है, गेहूँ कहाँ उत्पादन होता है, क्या क्या दशाएं चाहिए उनके लिए। देखिए पिछले वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन था वो 269.09 लाख मैट्रिक टन था, यानी कि इस साल से पिछले साल ज़्यादा था, इस साल घट करके कम हो गया। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो कमी रही वो 16.31% की कमी रही। कितनी कमी रही खाद्यान्न उत्पादन में राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में? तो 16.31% की जो है वो कमी रही। तो इसे हम दर्शा सकते हैं, जो वृद्धि दर है वो -16.31% है जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर रही थी। वृद्धि नहीं कह सकते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में कम उत्पादन हुआ है तो हम इसे कमी कहेंगे।
आगे देखिए, ये फिगर आपको एग्जैक्टली याद रहने चाहिए, तीनों फिगर। आगे कुछ प्राइस इंडेक्स होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे पहला है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आईआईपी, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। वो उसका आधार वर्ष आपको याद रखना है कि आधार वर्ष 2011-12 था और उस समय इसे 100 माना गया था। 2021-22 के लिए सूचकांक 131.33 निकल करके आया। दूसरा इंडेक्स है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। इसका आधार वर्ष 1999 2000 है, उस आधार पर ये उसको 100 माना गया था। और इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सूचकांक 369.01 369.01% 01 निकल करके ये फिगर आया। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, आईआईपी कितना 131.33, WPI कितना 369.01। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर कितनी रही राज्य में, ऊर्जा का उत्पादन कितना हुआ। तो दिसंबर 2021 तक राज्य में कुल 23,321 मेगावाट है जो बिजली उत्पादन हुई। 23,321 मेगावाट की कैपेसिटी है बिजली उत्पादन करने की राज्य की। इतनी बिजली उत्पादन राज्य दिसंबर 2021 तक कर सकता था। आपको सिर्फ फिगर याद रखने हैं कि अधिष्ठापित इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर ये इतना है मेगावाट। कई बार ये दे दिया जाएगा लेकिन साथ में किलोवाट दे करके आपको प्रश्न में उसमें भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि मेगावाट है। भारत की जीडीपी में राज्य का योगदान कितना है, कि देश की जो जीडीपी है हमने देखी थी उसमें राज्य का कितना अंश है, कितना प्रतिशत राज्य योगदान देता है। तो 2021-22 में राज्य का जो योगदान है 5.15%। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है कि परीक्षा में यह प्रश्न पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखना कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें से राज्य अपना कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो उत्तर निकल करके आएगा 5.15%। आगे बढ़ते हैं। ये सारा पहला चैप्टर पूरा का पूरा डेटा के बारे में है, अधिकांश सवाल आपके यहीं से बनने वाले हैं, इसलिए इस चैप्टर को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करें। अगली बार देखें तो स्पीड बढ़ा करके देखें, पहले बार देखें 1 की स्पीड में, फिर 1.5 की स्पीड में देखें, फिर अगली बार 2 की स्पीड में बढ़ा करके देखें। जितने टाइम आप रिविज़न करेंगे उतना ही आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। अगला बिंदु देखते हैं, सड़क घनत्व कितना है, रोड डेंसिटी कितनी है, यानी कि जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर एरिया है। वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि यदि आप 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर में रहते हैं तो ये एक वर्ग हो गया और इसका क्षेत्रफल हो गया 100 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, इसमें आपको भारत की बात करें तो भारत के लिए ये 100 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर में 161.71 किलोमीटर निकल करके आता है। और दूसरा राज्य की बात करें तो ये 79.76 79.676 निकल करके आता है। ये दोनों फिगर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये था अपने इस अध्याय का पहला पार्ट। इस पार्ट में हमने सारे डेटा पढ़े, आप उस डेटा को बहुत बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी। अब इस चैप्टर का सार क्या है, क्या इसकी समरी है, सारांश, वो भी मैं आपके मैं लेके आया हूँ। देखिए क्या सारांश होता है। कुछ टर्म आई थी पहले आपको इकोनॉमिक्स में, जो लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिनकी इकोनॉमिक्स जीरो है, वो शुरू कर रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और उनके लिए वो देखिए कि राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है। तो एक राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है और यह एक वित्तीय वर्ष में होता है। एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक राज्य में वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ, उनका मौद्रिक मूल्य कितना है, इसको हम राज्य के घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये 2 आधारों पर जारी किया जाता है, तैयार किया जाता है। 2 आधार होते हैं इसके, एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद और एक शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। GSDP ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन और NSDP नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं इन दोनों को। देखिए पहला है आपका जो हमने पढ़ा था, उसका है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि GSDP ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वो क्या होता है, देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था में बिना दोहरी गणना किए हुए, 2 बार किसी भी चीज़ के मूल्य को काउंट नहीं करना है, एक बार ही काउंट करना है। राज्य की अर्थव्यवस्था में बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि, एक निश्चित अवधि का मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष, एक निश्चित अवधि का तात्पर्य है एक वित्तीय वर्ष।
यानी कि एक साल में राज्य की अर्थव्यवस्था में बिना दोहरी गणना किए हुए एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं, दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती है, कि मौद्रिक मूल्य, उसकी जो मॉनेटरी रेट प्राइसेस कितनी थी उसको जोड़ करके उसको जोड़ है, उसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और यदि यही भारत की जोड़ ली जाए तो ये भारत की जीडीपी हो जाएगी, और किसी राज्य की जोड़ ली जाए तो ये राज्य की जीएसडीपी कहलाएगी। इसे भी दो आधारों पर तैयार किया जाता है। अभी हमने पहले पढ़े थे कि प्रचलित मूल्यों पर, करंट प्राइसेस पर, और स्थिर मूल्यों पर। थोड़ा सा क्या फ़र्क होता है इसमें देखते हैं। स्थिर मूल्यों पर हमेशा आधार वर्ष 2011-12 होगा, उसके तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाएगा। और प्रचलित मूल्य पर, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में कितना हुआ, तो इस जो समीक्षा हम पढ़ रहे हैं उसका प्रचलित वर्ष है 2021-22। आगे बढ़ते हैं। प्रचलित मूल्य पर जो मैंने अभी आपको समझाया वो देख लेते हैं कि प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ज्ञात करने के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रचलित मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। राजस्थान के लिए क्या रहा, मैंने आपको बताया पहले डाटा वही कि इस वित्तीय वर्ष के लिए राजस्थान का प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी निकल करके आया 11,96,137 करोड़ रुपए। और उसमें पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर कितनी रही, तो प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि दर रही वो 18.04% रही। ये वीडियो के पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी तुलनात्मक रूप से हम कंपैरेटिवली भारत का भी अध्ययन करें कि भारत के लिए ये डाटा कितने रहे हैं, तो भारत के लिए ये डाटा 2,32,14,703 करोड़ रुपए, इतने रुपयों की जो है वस्तुएं एवं सेवाओं का जो उत्पादन हमने एक वित्तीय वर्ष में किया है। और भारत की वृद्धि दर रही 17.6%। आगे देखते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये क्या होता है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बहुत सारा परिव्यय जो होता है, हमारा खर्चा होता है, वो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान हो जाता है। जब हम वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूस करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करने में जो खर्चा आता है, उस खर्चे को यदि कुल में से निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास जो है वो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद बचेगा, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन बचेगा। यानी कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद था उसमें स्थायी पूंजीगत उपभोग, इसे कहा जाता है उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान व्यय, CFC कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इसे कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कैसे होता है। जैसे मान लो पिछले वित्तीय वर्ष तक हमारी जीडीपी 100 थी, और 2020-21 की बात करें हम, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, 100 नहीं थी, 100 उदाहरण माना है, और 2021-22 में ये हमारी बढ़ करके हो गई 120। तो हम पढ़ेंगे प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद बराबर 120। लेकिन हमें पता है कि 100 से 120 करने में 4 रुपये हमारा खर्चा आ गया, तो शेष कितना हमारा वास्तविक कितना हुआ, 116 रुपये। और वही 116 रुपये आपका NSDP कहलाता है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सकल और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दोनों समझ में आ गए होंगे। हाँ, कुछ मूल्य सूचकांक की भी हमने बात की थी पहले। प्राइस इंडेक्स के बारे में कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मूल्य सूचकांक, प्राइस इंडेक्स, हम राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक पढ़ रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ राजस्थान पढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा मूल्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से मतलब बड़े पैमाने पर, थोक पैमाने पर व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। कितना मूल्य ऊपर गया, प्राइस कीमतों की कितनी नीचे आई, उसको व्यक्त करता है। और सभी प्रकार के व्यापार एवं लेन देनों में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। इसमें सेवाएं शामिल नहीं है। तो राजस्थान द्वारा, सरकार द्वारा WPI मासिक आधार पर जारी किया जाता है। यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना रहती है। आगे देखिए, इस WPI में इसका और डिटेल अध्ययन करें तो कुल 154 वस्तुएं शामिल है। ध्यान रखना, कोई भी सेवा है, किसी भी प्रकार की सेवा है, वो इसमें शामिल नहीं है। WPI में किसी भी प्रकार की सेवा को शामिल नहीं किया गया, केवल वस्तुओं के मूल्यों के उतार चढ़ाव पर, और वो भी थोक में, इसलिए इसे थोक मूल्य सूचकांक कहा गया है। कुल कितनी वस्तुएं हैं, 154 वस्तुएं। याद रखनी आपको, उनको 3 समूह में बांटा गया है। पहला समूह है उसे प्राथमिक वस्तु समूह कहते हैं, दूसरे समूह को विनिर्मित उत्पाद समूह कहते हैं, और तीसरा जो समूह है उसमें ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपसमयक समूह कहलाता है। पहले समूह में 75 वस्तुएं शामिल है, दूसरे समूह में 69 वस्तुएं शामिल है, और तीसरे उपसमूह में 10 वस्तुएं शामिल है। इसका भारांश, पहले समूह का इसका वेटेज
33.894% है। दूसरे समूह का भारांश है जो 49.853% है और तीसरे समूह का 16.253% है। और WPI का आधार वर्ष मैं आपको पहले बता चुका हूँ और इसका जो इस साल का सूचकांक है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको फिगर याद रखने हैं। 154 प्राथमिक वस्तु समूह में कृषि और खनिज दोनों प्रकार की वस्तुएं इसमें शामिल है। आपको 75 पर्टिकुलर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। फिर भी आपको ये तीनों चीज़ें कम से कम मोटा रूप में ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। हाँ, अगले सूचकांक के बारे में हम पढ़ते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है इसके बारे में देखिए। ये भी प्रति माह जारी किया जाता है और प्रति माह 4 विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 4 विभिन्न प्रकार के CPIs राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कृषि श्रमिकों के लिए CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, ग्रामीण श्रमिकों के लिए CPI फॉर रूरल लेबर्स, और एक होता है चौथा संयुक्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए CPI फॉर रूरल एंड अर्बन। और इस CPI के आधार पे आपकी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया जाता है। तो ये था हमारा अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर जिसमें अधिकांश डेटा थे, अधिकांश डेटाओं का हमने विश्लेषण किया। आपको ये डेटा बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सबसे अधिक सवाल आने की संभावनाएं इसी चैप्टर से होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे डेटा याद रहे होंगे। दूसरी बार तीसरी बार आप रिवीजन करते रहिए। जितना टाइम आप रिवीजन करेंगे उतना ही समय आपके लिए ये आपको डेटा स्थायी होंगे और आने वाले सभी परीक्षाओं में आप ये सारे प्रश्न हैं जो हल करके आएंगे। आपको ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो अगर दोबारा से देखना चाहे तो इसे 1.5 और 2 की स्पीड में करके देखिएगा। नहीं तो अपने पास है ना, आप नोट पैड रख करके इस सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा, वो आपको रिवीजन में बहुत मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।